हेलो एंड नमस्कार। हाल के कुछ दिनों में भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। चाहे वो शुरुआत में म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका और लास्ट ईयर बांग्लादेश और इस साल नेपाल। तो ऐसा क्या हो रहा है इन देशों में, ऐसी क्या कंडीशन बन रही है कि जिसकी वजह से ये देश अनस्टेबल हो गए हैं। यहाँ पे चाहे वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो या फिर कोई और कन्फ्लिक्ट हो। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वहाँ की जो लीडरशिप है वो अपने देश को कैसे कंट्रोल कर रही है। चाहे वो पॉलिटिकली देखा जाए, चाहे इकोनॉमिकली देखा जाए, वहाँ के लोग कितना संतुष्ट हैं अपनी गवर्नमेंट से, पहली चीज़ तो ये होती है। सेकेंडरी चीज़ ये है कि पूरे वर्ल्ड में 3 सुपर पावर्स हैं मेन, यूनाइटेड स्टेट, रसिया एंड चाइना। रसिया जो है वो यूक्रेन के साथ कन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है। अब बची 2 सुपर पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। इन दोनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि कौन सबसे ज़्यादा बेटर कंट्रोल करेगा पूरे वर्ल्ड पे। यूनाइटेड स्टेट्स पूरे वर्ल्ड पे, अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाह रहा है और चाइना पूरे एशिया पे, एशिया का लीडर बनना चाह रहा है चाइना। इसलिए वर्चस्व की लड़ाई दोनों में लगी पड़ी है। अब चाइना का काउंटर करने के लिए इंडिया बैठा है, क्योंकि चाइना के बाद में सेकंड मेजर इकोनॉमी, सेकंड मेजर चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, किसी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सेकंड कंट्री है इंडिया पूरे एशिया में। तो चाइना का जो कंपटीशन है वो अमेरिका के साथ साथ इंडिया से भी है, और यूनाइटेड स्टेट्स का कंपटीशन केवल चाइना से है। लेकिन वो इंडिया को इसलिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इसलिए रख रहा है ताकि चाइना को स्टेबलाइज किया जा सके। चाइना को स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया का सहारा लेता है अमेरिका, और इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान का सहारा लेता है। उसके बाद में रिसेंट ईयर्स में फिर सबसे पहले कहानी शुरू होती है म्यांमार से। इन सब जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पड़ोसी देशों में, वहाँ पे 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला पॉलिटिकल इशू, दूसरा है इकोनॉमिकल इशू, और तीसरा है जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं, और दूसरा है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, जो कि कई देशों में इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हुए। जो छोटे छोटे ग्रुप्स रहते हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं वो किसी तरह से, और उनको बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट भी मिल जाता है, तो वो इस वजह से इशू पड़ता है। और तीसरा है जो रिजीम चेंज है और फाइनेंशियल चीज़ें, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक मेन चैलेंज है। तो इनमें से कुछ मेन टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला है पॉलिटिकल एंड रिजीम चेंज। ये कहाँ से शुरू होता है? सबसे एक इसका जो रिसेंट एग्जांपल है वो देखा गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ की शेख हसीना, उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन होता है 2024 अगस्त में, जो कि स्टूडेंट लेस प्रोटेस्ट होता है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, या इतना प्रोटेस्ट हो गया वहाँ पे। और अमेरिका की मदद से वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। और सेम कंडीशन चल रही नेपाल में। नेपाल में भी प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन दे दिया है, और वहाँ पे भी जनजी प्रोटेस्ट चल रहा है। वहाँ के जो मेयर हैं काठमांडू के, उनके सपोर्ट के लिए उनको लीडर बनाने के प्रस्ताव रखे गए हैं जनजीज के द्वारा। और प्रोटेस्ट इतना खतरनाक है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ तक कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ, उसमें भी आग लगा दिया गया। यहाँ तक कि वहाँ का जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन था उसके घर को भी लूट लिया गया है। तो ये सेम कंडीशन ये थी पॉलिटिकल रिजीम चेंज की। फिर उसके बाद में श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, लेकिन उसके बाद में वहाँ पे जो नई गवर्नमेंट बनी वो लेफ्ट विंग गवर्नमेंट थी, और उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी आई श्रीलंका में, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, चाहे वहाँ पे चाहे इंडिया का हो या फिर चाइना का हो, उसमें बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आए। फिर होता है नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट आता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट का। जैसे कि सिविल वार हुआ था म्यांमार में सिविल वार हुआ, वहाँ की मिलिट्री और इतनी ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनके बीच में। और इसकी वजह से, उस सिविल वार की वजह से इंडिया को भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि जो इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, वहाँ पे भी इनस्टेबिलिटी आ गई थी, और मणिपुर में तो अभी भी इनस्टेबिलिटी बनी हुई है। उसके अलावा अफगानिस्तान का भी कहानी सबको पता है। अफगानिस्तान में जैसे ही अमेरिका का कंट्रोल हटा, अमेरिकी सेना वहाँ से निकली, उसके बाद से ही तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया पूरे अफगानिस्तान पे। कंडीशन ये हो गई कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर तक को देश छोड़ के भागना पड़ा। सेम कंडीशन आई पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ,
और पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों में इकनॉमिक क्राइसिस हुआ था। पाकिस्तान में इमरान खान को भी जेल हुई, वहाँ भी तख्ता पलट हुआ, लोगों के प्रदर्शन हुए। उसके अलावा फिर आता है नेक्स्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इन सभी देशों में एक जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो मेन जो जड़ माना जाता है, मेन जहाँ से ओरिजिन होता है वो पाकिस्तान माना जाता है। पाकिस्तान के पास से ये फंडिंग, तरह तरह की फंडिंग, चाहे वो IMF से हो गया, चाहे वर्ल्ड बैंक से हो गया, फंडिंग लेता रहता है और उस फंडिंग का इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए ना करके आतंकवादियों को, टेररिस्ट को ट्रेन करके उनको, चाहे वो इंडिया में भेजना हो या कहीं और भेजना हो, ये काम करता रहता है। वैसे अगर इस तरह की इनस्टेबिलिटी की बात करें तो केवल इंडिया के नेबरियस कंट्रीज में या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ही नहीं, ये मिडिल ईस्ट और यहाँ तक कि यूरोपियन कंट्रीज तक में फैला हुआ है। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि लास्ट वीक में अमेरिका में भी कुछ ऐसे ही दंगे हुए थे और उसके बाद में नेपाल के प्रदर्शन को देखते हुए जिस हिसाब से जिनगीज ने नेपाल में प्रदर्शन किया, उस हिसाब से फ्रांस में भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया था। इसके लिए फ्रांस की गवर्नमेंट को 50,000 जो वहाँ की पुलिस फोर्सेस थी, सैनिक थे, उनको लगाना पड़ा ताकि ऐसा कोई कंडीशन ना बने कि वहाँ पे तख्ता पलट या फिर प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा भड़के। तो ये कोई कंडीशन केवल एक देश की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में इनस्टेबिलिटी चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ है ट्रेड वार, क्योंकि अमेरिका और चाइना, ये जो बड़ी कंट्रीज हैं, बड़ी इकनॉमिक्स हैं, ये अपना कंट्रोल चाह रही हैं। इसकी वजह से छोटे छोटे देशों को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस झेलना पड़ रहा है। और इसकी एक इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया पे एक तो सिक्योरिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ेगा। जैसे कि नेपाल की लें, नेपाल में प्रोटेस्ट बढ़ा तो वहाँ से बहुत सारे कैदी फरार हुए, जेल कूद कर भागे और वो इंडियन बॉर्डर्स पे पकड़े गए BSF के द्वारा। तो इससे जो है इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है। उसके साथ साथ फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी जो है वो नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पड़ोसी राज्यों को पहली प्राथमिकता देनी है। अब इस चीज़ को जब पॉलिटिकल रिजीम चेंज होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, तो इंडिया का भी, इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ को भी चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से स्टेबलाइज करने के लिए। और तीसरा है इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर पड़ोसी देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उसका कहीं ना कहीं ट्रेड की वजह से उसका इफेक्ट भारत पे भी झेलना पड़ेगा।